बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फिज़िक्स का चैप्टर 3 फोर्स और मोशन, इसमें आज हम लेक्चर 11 को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। लेक्चर 11 में हम क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम कंप्लीटली डिटेल से पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेरिवेशन करेंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिलेटेड से इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इसके रिलेटेड मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसको हम भी क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो काइंडली अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को भी पुश कर दे ताकि आपको आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जिधर भी क्या जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, इसके बाद अगर आ जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिस तरह आपने पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसी तरह आपने पढ़ा भी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी। जब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बाकी जो आगे इसके लिखा हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका मतलब क्या है? लॉ ऑफ कंजर्व। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका मतलब क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है कि कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम होगा उतना ही कोलिजन के बाद, मतलब टकराव से पहले जितना मोमेंटम होगा किसी भी बॉडी का, दो बॉडी का कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम होगा उतना ही कोलिजन के बाद होगा। मतलब कोलाइडिंग बॉडी का जो कोलिजन मतलब क्या होगा? मोमेंटम कोलिजन से पहले जितना होगा वही कोलिजन के बाद भी उतना ही होगा। मतलब कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद दोनों क्या होगा? मोमेंटम क्या होगा? सेम होगा। सिंपली इसका क्या स्टेटमेंट? तो इस स्टेटमेंट को हम अभी समझते हैं। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि बिफोर कोलिजन द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। मतलब कोलिजन के बाद, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद दोनों का क्या होगा? मोमेंटम क्या होगा? बॉडी का मोमेंटम क्या होगा? सेम। ये क्या स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने भी लिखा है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब कोलिजन से पहले इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। मतलब कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम होगा कोलिजन के बाद भी उतना क्या होगा? मोमेंटम होगा। अब इसका मतलब क्या है कि कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम होगा और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम होगा, अब किस तरह हम इसको प्रूव करते हैं कि कोलिजन से पहले मोमेंटम किस तरह इक्वल है कोलिजन के बाद। जब भी आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ेंगे ना तो इसमें क्या है, हम जो भी जिधर भी पढ़ेंगे मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये जब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को हम पढ़ेंगे तो ये तब ओबे होगा जब हम क्या करें? एक आइसोलेटेड सिस्टम को कंसिडर करें। अब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि वो सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। मतलब क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तब ओबे होगा, मतलब हमने क्या करना है? एक स्पेसिफिक कंडीशन लेना है जहां पर उस स्पेसिफिक कंडीशन को हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब हमने कौन सा सिस्टम कंसिडर करना है? आइसोलेटेड सिस्टम को कंसिडर करना है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि वो सिस्टम जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, मतलब वो सिस्टम जिस पर कोई भी बैरूनी फोर्स ना लगे उसको हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। तब किसी भी कोलाइडिंग बॉडी का बिफोर कोलिजन मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा? इक्वल होगा आफ्टर कोलिजन। मतलब टकराव से पहले का मोमेंटम इक्वल होगा टकराव के बाद। कब ये सिचुएशन होगा? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन कब ओबे होगा? जब हम क्या करें? एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करें। तो आइसोलेटेड सिस्टम जब हम कंसिडर करेंगे, या आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? वो सिस्टम जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो यहां पर मैंने क्या किया कि लेट टू स्मूथ बट हार्ड बार आर कंसिडर। अगर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन को क्या करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्या करना है? उसको मतलब क्या करना है कि बिफोर कोलिजन मतलब कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम होगा वही जो कोलिजन के बाद भी वही मोमेंटम आ जाए। तो सबसे पहले आपने आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करना है और इसके बाद लेट सपोज दो बाल है, लेट सपोज हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया? एक बाल 1 है, इसी तरह बाल 2, या सिंपल इसको क्या कह सकते हो कि मासेस मतलब मास 1 या मास 2, या सिंपल क्या कंसिडर कर सकते हो, जो भी आप कंसिडर करते हो। लेट सपोज मैंने इसको बाल 1 और इसको क्या कंसिडर किया? बाल 2। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि टू स्मूथ बट हार्ड बार आर कंसिडर। मतलब क्या है? हार्ड भी होना, स्मूथ भी होना चाहिए, हार्ड भी होना चाहिए। अगर आपने बाल को क्या करना है या किसी भी मास को कंसिडर करना है तो सबसे पहला कंडीशन क्या है? वो दोनों क्या होनी चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। अब स्मूथ का मतलब क्या है? स्मूथ का मतलब क्या है कि उसका जो ज्योमेट्री है बिल्कुल स्पेयर होना चाहिए, बिल्कुल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मतलब इरेगुलर नहीं होना चाहिए इस तरह। स्मूथ का मतलब क्या है? इरेगुलर इस तरह नहीं हो चाहिए, बिल्कुल उसका जो ज्योमेट्री मतलब जो उसका शेप होगा तो बिल्कुल क्या होना चाहिए? स्पेयर। बिल्कुल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मतलब वो इरेगुलर नहीं होना चाहिए। स्मूथ का मतलब ये, स्मूथ का मतलब ये नहीं कि नरम, स्मूथ का मतलब ये कि वो बिल्कुल क्या होना चाहिए? बिल्कुल जो उसका ज्योमेट्री है, जो उसका शेप होगा वो बिल्कुल क्या होगा? मतलब क्या होगा? स्पेरिकल होगा, बिल्कुल इरेगुलर नहीं होगा। इसी तरह हार्ड। अब हार्ड का मतलब क्या है?
स्मूथ एंड हार्ड, मतलब वो दो बॉडी क्या होगी, हार्ड होगी। क्या होगी, हार्ड। स्मूथ के साथ साथ क्या होगी, हार्ड, मतलब क्या होगी, वो हार्ड होगी। हार्ड का मतलब क्या, सख्त। लेट्स सपोज ये बॉल 1 और ये क्या है, बॉल 2, या इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं कि बॉडी क्या है, बॉडी 1, इसी तरह बॉडी 2, सही है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जब भी आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्या करना है, पढ़ना है, तो कि जब भी आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ना है तो पहला कंडीशन क्या है कि आपने इसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन को क्या करना है, स्पेसिफिक कंडीशन को कंसीडर करना है, तो तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओबे होगा। सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, आपने कौन सा सिस्टम लेना है, आइसोलेटेड सिस्टम लेना है। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। फिर आपने क्या करना है, कंसीडर करना है जो भी आप बॉडी लोगे या कोई भी मासेस लोगे, सही है, तो वो मासेस क्या होने चाहिए, स्मूथ और साथ में हार्ड भी होना चाहिए। स्मूथ का मतलब क्या है, जो उसका शक्ल, जो उसका ज्योमेट्री होगा वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, स्पेयर होना चाहिए, मतलब वो इरेगुलर नहीं होना चाहिए। क्या, जो ज्योमेट्री, स्मूथ का मतलब क्या है कि जो उसका शक्ल होगा बिल्कुल इस तरह क्या होना चाहिए, स्पेयर होना चाहिए, बिल्कुल क्या होना चाहिए, वो बिल्कुल गोल होना चाहिए, सही है। ज्योमेट्री क्या है, इरेगुलर नहीं होना चाहिए। और हार्ड, वो दोनों बाल या वो दोनों बॉडी क्या होने चाहिए, हार्ड होने चाहिए। तो इसके बाद मैंने क्या चेक किया, एक्सटर्नल फोर्स। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, मैं लास्ट में समझाऊंगा। तो लेट सपोज इस सिनेरियो को समझते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेट सपोज ये बॉडी मास 1 है और ये मास 2 है। लेट सपोज ये बॉल 1 है, ये बॉल 2, या आप कंसिडर कर सकते हो कि ये कोई भी बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है। ये क्या है, बिफोर कोलिजन से। लेट सपोज ये बॉडी 1 है, मतलब मास 1 है, उसको हम क्या कहते हैं, बॉल 1 है और उसका मास क्या है, m1। इसी तरह ये बॉल 2 है और उसका मास क्या है, m2। हमने कंसीडर कर लिया, लेट सपोज उसको कंसीडर कर लिया। इसी तरह बॉल 1 की वेलोसिटी को हम क्या नाम देंगे, v1। इसी तरह बॉल 2 की वेलोसिटी को हम क्या नाम देंगे, v2। और दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, मतलब दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है, वन, मतलब क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो कोलिजन में याद रखना, कोलिजन तब ही होगी जब क्या होगी, एक बाल की वेलोसिटी ज्यादा होगी और दूसरे की कम। तो ये बाल इसके साथ तब कोलाइड करेगा ना जब ये m1 की वेलोसिटी क्या होगी, m2 से ज्यादा। तो कोलिजन तब होगी जब इस m1 की वेलोसिटी क्या होगी, इस m2 से ज्यादा होगी। अगर इस m1 ने इस m2 में कोलाइड करना है ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर इसकी वेलोसिटी कम होगी तो m1 ये m2 में कभी भी कोलाइड नहीं करेगा। तो इसलिए m1 की वेलोसिटी क्या है, m2 से ज्यादा है, तो तब क्या होगी, कोलिजन होगी। तो ये इस केस में भी m1 की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू m2। m2 की वेलोसिटी क्या है, कम। तो यहाँ पर मैंने लिखा ये कोलिजन से पहले है ना, दोनों जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, m1 की वेलोसिटी ज्यादा है m2 से। तो जब ये दोनों कोलाइड कर गए, मतलब वो दोनों क्या हो गए, कोलिजन, मतलब दोनों क्या करे, दोनों बाल क्या करे, दोनों बाल ने क्या कर लिया, कोलाइड कर लिया, मतलब क्या किया, आपस में टकराव किया। तो इस यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, ड्यूरिंग कोलिजन, मतलब कोलिजन के दौरान। मैंने न्यूटन थर्ड लॉ आपको, अगर न्यूटन लॉ आपने नहीं देखे, मैंने न्यूटन थर्ड लॉ पर कंप्लीट लेक्चर, मतलब बहुत ही कंप्लीट लेक्चर वीडियो क्या है रिकॉर्ड कर लिया है, उसको आप देख सकते हो। वहां पर मैंने क्या किया, न्यूटन थर्ड लॉ। अब दुनिया में कभी भी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक। तो यहाँ पर ये जब मास 1 क्या करेगा, मास 2 के साथ कोलाइड करेगा, मतलब लेट सपोज बॉल 1 बॉल 2 के साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा। तो ये बॉल 1 क्या करेगा, मास 1 क्या करेगा, मास 2 पर क्या करेगा, एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्शन फोर्स। इस पर क्या डालेगा, एक एक्शन फोर्स। इसी तरह मास 2 क्या करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में और उतना ही फोर्स m1 पर क्या करेगा, एग्जर्ट करेगा। जब भी मास 1 मतलब बॉल 1 बॉल 2 के साथ, जिसको हमने क्या नाम दिया, m1, मतलब जब मास 1 क्या करेगा, मास 2 के साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा, तो मास 1 क्या करेगा, मास 2 पर एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, मतलब क्या करेगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एक्शन फोर्स m2 पर एग्जर्ट करेगा। इसी तरह जो m2 है, बॉल 2 है, वो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में बॉल 1 पर या सिंपल बॉडी 1 पर आप या मास 1 पर क्या करेगा, अपोजिट फोर्स क्या करेगा, जो m2 है m1 पर अपोजिट फोर्स क्या करेगा, एग्जर्ट करेगा। जितना फोर्स m1 ने, जितना मतलब बॉडी 1 मतलब बॉल 1 ने जितना फोर्स m2 पर लगाया था, इसी तरह अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स m2 किस पर लगाएगा, m1 पर लगाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि लेट्स सपोज ये कि जो m1 ने फोर्स लगाई उसको मैंने क्या नाम दिया, 1 2, सही है, 1 2। अभी मैं बताऊंगा कि 1 2 मैंने क्यों नाम दिया। इसी तरह जो m2 ने अपना अपोजिट फोर्स अपोजिट फोर्स मतलब क्या लगा लिया m1 पर, उसको मैंने क्या नाम दिया, 2 1, सही है। तो दोनों ने जितना फोर्स m1 ने m2 पर लगा लिया, उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में m2 ने m1 पर लगा लिया। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो F यहाँ पर मैंने लगा लिया इसको, और जो m2 ने m1 पर लगा लिया उसको हम क्या नाम देंगे, रिएक्शन फोर्स। उसको हम क्या नाम देंगे, रिएक्शन। मतलब बॉल 1 ने
M1 पर जो फोर्स लगाया उसको हम एक्शन कहेंगे। इसी तरह बॉल 2 ने उतना ही फोर्स जितना M1 ने M2 पर लगाया उतना ही फोर्स M2 ने M1 पर लगा लिया मगर अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हमने क्या नाम दिया, रिएक्शन फोर्स। अब मैंने 2-1 और 1-2 ये अभी मैं बताऊंगा। इसका 2-1 का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने क्या लगाया, फोर्स 1-2, फोर्स के साथ क्या लगाया, 1-2। 1-2 का मतलब क्या है कि फोर्स ऑन M1, मतलब फोर्स ऑन M1 इज एक्ट ऑन M2, मतलब F12 का मतलब क्या है कि फोर्स M1, जो फोर्स M1 है उसने किस पर लगाया, M2 पर। फोर्स M1 ने मतलब मास 1 ने क्या किया, फोर्स को एक्ट कर लिया M2 बॉडी पर, या इसलिए मैंने 1-2 लिख लिया। इसी तरह 2-1 का मतलब क्या है कि फोर्स सेकंड बॉडी ने, 2 का मतलब क्या है, सेकंड बॉडी ने या सेकंड बॉल ने फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एग्जर्ट किया बॉल 1 पर, सही है। तो 1-2 का मतलब क्या है कि M1 बॉडी ने फोर्स एग्जर्ट कर लिया M2 पर, सही है। 1-2 का मतलब क्या है कि फोर्स 1 एग्जर्ट ऑन अ बॉडी 2, मतलब क्या किया, M1 ने फोर्स को एग्जर्ट किया M2 पर। और 2-1 मैंने यहाँ पर क्यों लिख लिया कि M2 ने फोर्स एग्जर्ट कर लिया M1 बॉडी पर, सही, इसलिए मैंने इसको ये नाम दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, सही है। इसके बाद ये क्या है, ड्यूरिंग कोलिजन। अब कोलिजन के बाद, टकराव के बाद ये क्या करेगी, इन दोनों का मास क्या है, सेम है। क्या है, इन दोनों बॉडी का जितना M1 का मास है उतना क्या है M2 का। यहाँ पर मैंने डायग्राम में M2 थोड़ा ज्यादा मतलब थोड़ा क्या किया, बड़ा बनाया, तो आपने इसे कंफ्यूज नहीं होना है। जितना मास M1 का है उतना मास M2 का है। तो याद रखना इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर हम इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ेंगे, वहां पर हम स्पेशल केस ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे, सही है। वहां पर हम कोलिजन के स्पेशल केस भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोनों का मास क्या है, इक्वल है। जब भी दोनों का मास इक्वल होंगे, जब वो दो बॉडी आपस में क्या करेगा, कोलाइड करेगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंटरचेंज। वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंटरचेंज। ये आपने याद रखना है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज। कब वेलोसिटी इंटरचेंज होंगी, जब भी दो बॉडी आपस में जा रही होगी, जब वो आपस में कोलिजन करेगी तो कोलिजन के बाद ये क्या है, M1 और V1 प्राइम मैंने इसलिए लगा लिया कि ये वेलोसिटी है कोलिजन के बाद। इसी तरह M2 या पर V2, M2 की जो वेलोसिटी है कोलिजन के बाद वो क्या बन जाएगी, V2 प्राइम मैंने इसलिए लगा लिया ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके ना। इसलिए M1 की वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या बन जाएगी, V1 प्राइम। M2 की वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या बन जाएगी, V2 प्राइम। तो जब ये कोलिजन करेगी ना, मैंने कोलिजन से पहले आपको बता दिया कि कोलिजन से पहले M1 की वेलोसिटी क्या थी, ज्यादा थी, M2 की वेलोसिटी क्या थी, कम थी। और कोलिजन के बाद मैंने आपको बता दिया इन दोनों का मास क्या है, सेम। इन दोनों का मास क्या है, सेम। जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज। मतलब जो वेलोसिटी M1 की होगी वो क्या हो जाएगी, M2 की, और जो वेलोसिटी M2 की थी वो किसकी हो जाएगी, M1 की, क्योंकि वो दोनों ने आपस में कोलाइड कर, इसलिए दोनों आपस में आ रहे थे। इस M1 बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा थी और M2 की वेलोसिटी क्या थी, कम थी। जब ये M1 बॉडी दोनों इस तरह आपस में जा रहे थे ना, दोनों जा रहे थे, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी। जब इन दोनों ने आपस में कोलिजन कर लिया तो इसकी वेलोसिटी जो M2 की वेलोसिटी इसमें ट्रांसफर हो गई और M1 की वेलोसिटी M2 में ट्रांसफर होगी। क्यों, क्योंकि दोनों का मास क्या है, इक्वल है। तो इसलिए वेलोसिटी क्या हो गई, इंटरचेंज। M1 की वेलोसिटी किसकी हो गई, M2 की, मतलब जितनी वेलोसिटी M2 में थी वो M1 की हो गई और जितनी वेलोसिटी M1 की थी वो M2 की हो गई। तो सिंपली आपको समझ आ गया कि दो बॉडी थे। मैं आपको क्या समराइज करके बताता हूँ कि दो बॉडी है, वो आपस में जा रही थी। M1 की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है M2 से। जब उसने आपस में कोलिजन कर लिया तो कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी क्या बन गई, V1 प्राइम, और M1 उसी तरह मास क्या था, M1 था। इसी तरह M2 का वेलोसिटी क्या बन गया, V2 प्राइम। मतलब कोलिजन के बाद ये क्या है, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी और कोलिजन से पहले की वेलोसिटी, आफ्टर कोलिजन। इसके बाद इसी तरह अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक ना, मैंने यहाँ पर लिखा है कि फोर्स 1 2 इज इक्वल टू माइनस फोर्स 2 1। अभी मैंने बता दिया कि जब ये आपस में कोलाइड करेंगी ये दो बॉडी, तो मास 1 क्या करेगा, M2 पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। इसी तरह M2 क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में M1 पर क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो M1 की फोर्स को हम क्या नाम देंगे, एक्शन, और इसी तरह M2 की फोर्स को हम क्या नाम देंगे, रिएक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ने क्या बताया कि फोर्सेस हमेशा किस में एग्जिस्ट करेंगे, फोर्सेस हमेशा पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए जो M1 ने जितना फोर्स लगा लिया M2 पर, उसी तरह M2 ने भी उतना ही फोर्स M1 पर लगा लिया मगर अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसीलिए मैंने क्या, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, दोनों का फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, मगर सिर्फ क्या है, अपोजिट। इसी तरह फोर्स 1 2 इज इक्वल टू माइनस फोर्स 2 1। तो क्या क्या, दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल है। मतलब जितना फोर्स M1 ने M2 पर लगा लिया, M2 ने भी उतना ही फोर्स M1 पर लगा लिया मगर अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा। सिंपल क्या आ जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा।
फिर ये आपको समझ आएगा कि ये वेलोसिटी मतलब बिफोर कोलिजन थी या आफ्टर कोलिजन होगी, तो इसलिए अभी मैंने F212 को क्या F12 इज इक्वल टू माइनस F21, क्योंकि ये दोनों बॉडी ने आपस में जो फोर्स एग्जर्ट कर ली, जितना फोर्स M1 ने M2 पर उतना फोर्स M2 ने M1 पर, मगर अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसके बाद एज वी नो दैट के इससे पहले मैंने क्या बताया था, न्यूटन सेकंड लॉ, और न्यूटन सेकंड लॉ का रिलेशन किसके साथ मैंने बताया था, मोमेंटम के साथ। न्यूटन सेकंड लॉ का रिलेशन मोमेंटम के साथ मैंने बताया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो कंप्लीटली डिटेल से देख ले ताकि आपको समझ आ जाए। फिर ये आपके लिए क्या होगा, ये लेक्चर आसान होगा। वहाँ पर जो हमने रिलेशन ड्राइव किया था कि न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम के दरमियान क्या रिलेशन था, वो हमने ये रिलेशन ड्राइव किया था कि F इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब फोर्स किसके इक्वल है, इसको हम क्या नाम देते हैं, मोमेंटम। जब भी किसी क्वांटिटी के नीचे टाइम डिवाइड होगा तो उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि रेट, उसके साथ क्या यूज करते हैं, रेट का वर्ड। इसको हम क्या नाम देंगे, रेट ऑफ चेंज। डेल्टा पी का मतलब क्या है, मोमेंटम। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, इसी तरह मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर एरो का निशान लिखते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होगा, फोर्स के इक्वल होगा। ये किस रिलेशन में हमने ड्राइव किया था, इससे पहले लेक्चर में हमने ड्राइव कर लिया था कि न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम के दरमियान क्या रिलेशन था। तो ये रिलेशन हमने ड्राइव किया था कि फोर्स किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सिंपल या फिर फोर्स, या फिर एक फोर्स ये है और एक फोर्स है, मगर दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, मगर अपोजिट डायरेक्शन में। तो सिंपली मैं या पर इसको सिंपली 1 2 की जगह में अब मैं क्या नाम देता हूँ, सिंपली इसको F1 का नाम दे देता हूँ, इसको F2 का नाम देता हूँ, सिंपली सही है। तो फोर्सेस दोनों क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पर किस तरह मैंने इस दोनों को क्या, इस दोनों फोर्स किसके इक्वल है, चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। इसी तरह फोर्स 2 की जगह मैंने क्या लिख लिया, उसी तरह यहाँ पर माइनस लिख लिया। उसी तरह चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। सिंपली फोर्स 1 को मैंने जो यहाँ पर लिखा है, फोर्स 1 को यहाँ पर मैंने मोमेंटम के साथ 1 लिख लिया। इसी तरह जो फोर्स 2 था अपोजिट डायरेक्शन में था, जो M2 लगा रहता है, उसके साथ मैंने क्या लिख लिया, उसी तरह माइनस का निशान भी लिख लिया। और मैंने क्या लिख लिया, चेंज ऑफ मोमेंटम, इसी तरह 2 के साथ लिख लिया डिवाइडेड बाई t। तो सिंपल मैंने फोर्स किसके इक्वल है, चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसी तरह इसको मैंने F1 का नाम दे दिया, इसको F2। तो फोर्स किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसकी जगह फोर्स की जगह मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पर b लिख लिया फोर्स की जगह। इस फोर्स की जगह मैंने ये वैल्यू लिख लिया। इसी तरह इस फोर्स की जगह मैंने b, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख लिया। तो इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। इसी तरह मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ मैंने क्या लिख लिया, 1। इसी तरह इसको 2 का नाम दे दिया और माइनस का निशान भी यहाँ पर लिख लिया, चेंज ऑफ मोमेंटम 2 डिवाइडेड बाई टाइम। तो सिंपल टाइम के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिंपली क्या बच जाएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम 1 इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम 2। सही है। अब इससे पहले मैंने आपको बताया था कि चेंज ऑफ मोमेंटम हम किस तरह, चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है कि फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम क्या करो, माइनस करो। जब भी चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाए, चेंज ऑफ वेलोसिटी आ जाए, तो उसका मतलब क्या है, क्या फाइनल मोमेंटम को किससे माइनस करो। मतलब अगर क्या चाहे, चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाए या चेंज ऑफ वेलोसिटी आ जाए। चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है, क्या फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल को माइनस करो। इसी तरह अगर चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाए तो आप फाइनल मोमेंटम से क्या माइनस करो, इनिशियल माइनस करो। सही है। जिधर भी चेंज आ जाए तो वहां पर आप फाइनल क्वांटिटी को इनिशियल क्वांटिटी से माइनस करना। जिस तरह पर ये फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी, तो या फिर ये फाइनल क्वांटिटी किस तरह बन गई, चेंज ऑफ मोमेंटम 1। तो मोमेंटम 1 का मतलब क्या है, हम अभी बॉल 1 की मोमेंटम को फाइंड करते हैं। बॉल 1 की मोमेंटम मतलब कोलिजन से पहले क्या थी, m1 v1। मोमेंटम मैंने क्या बताया था कि मोमेंटम का फार्मूला क्या है, मोमेंटम का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम किसके इक्वल है, मोमेंटम इज इक्वल टू mv, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी किसके इक्वल है, मोमेंटम। जब आप मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके साथ जो क्वांटिटी ऑब्टेन होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, मोमेंटम। तो सिंपल बॉल वाल की मोमेंटम हम क्या निकालेंगे, इसी तरह कोलिजन से पहले बॉल वाल की मोमेंटम क्या बन जाएगी, m1 v1। इसी तरह बॉल 1 की मोमेंटम कोलिजन के बाद क्या बन जाएगी, m1 v1 प्राइम बन जाएगा। सी सिंपली क्या बन जाएगा, वेलोसिटी के ऊपर क्या लिखना, प्राइम। तो ये हमारे साथ क्या होगा, कोलिजन के बाद ये क्या होगी, फाइनल मोमेंटम, और कोलिजन से पहले ये क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम। तो कोलिजन के बाद वाला कौन सा मोमेंटम होगा, ये क्या है, कोलिजन के बाद, मतलब टकराव के बाद इसकी वेलोसिटी ये। तो ये जब मास और वेलोसिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंटम बन जाता है। तो बॉल 1 की जब आप मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंटम, मतलब बॉल 1 की मोमेंटम ये क्या है, कोलिजन के बाद। इसको हम क्या नाम देंगे, फाइनल मोमेंटम। और कोलिजन से पहले जो बॉल 1 की मोमेंटम होगा वो क्या होगा, इनिशियल। तो सिंपली m1 v1 प्राइम को माइनस करो m1 v1 से। तो यहाँ पर मैंने भी लिख लिया m1 v1 प्राइम, ये क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल 1। इसी तरह माइनस m1 v1, इसी तरह बॉल 1 का इनिशियल मोमेंटम मतलब कोलिजन से पहले। फिर मैंने इक्वल का निशान उसी तरह लिख लिया।
अब मैंने क्या करना है, बाल 2 का मोमेंटम फाइंड करना है इनिशियल। इसी तरह यहाँ पर माइनस चेंज ऑफ मोमेंटम 2, तो चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है कि बाल 2 का फाइनल मोमेंटम को किससे माइनस करो, इनिशियल मोमेंटम से माइनस करो। सिंपली इस बाल का मोमेंटम क्या बन जाएगा, उसी तरह m1 इसी तरह सॉरी m1 m2 v2, इसी तरह यहाँ पर क्या जाएगा, इस बाल का m2 का मतलब बाल 2 का या सिंपली बॉडी 2 का कोई भी मास है उसका मोमेंटम कोलिजन के बाद क्या बन जाएगा, सिंपली m2 v2 सिंपल क्या आ जाएगा प्राइम। तो कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, फाइनल मोमेंटम। और कोलिजन से जो पहले मोमेंटम होता है, जो कोलिजन से पहले मोमेंटम होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, m2 v2। तो सिंपली यहाँ पर इस फाइनल मोमेंटम को इस इनिशियल मोमेंटम से माइनस कर लेना, तो ये क्या हो जाएगा, बाल 2 का मोमेंटम इज इक्वल टू, तो चेंज ऑफ मोमेंटम 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बाल 2। क्यों 2 लिखा है, तो आपने बाल 2 का जो फाइनल मोमेंटम है उसको इनिशियल मोमेंटम से माइनस करना है। तो सिंपली माइनस निशान को मैंने उसी तरह लिख लिया। इसी तरह फाइनल मोमेंटम बाल 2 का क्या है, m2 v2 प्राइम, m2 v2 प्राइम माइनस इसी तरह इसका इनिशियल मोमेंटम मतलब बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम क्या था, m2 v2। मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, m2 v2, मैंने सिर्फ क्या लिख लिया, ब्रैकेट लिख लिया। अब मैंने इसको उसी तरह लिख लिया, m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्राइम, इसको मैंने इसी तरह लिख लिया। अब मैंने ये माइनस निशान इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब भी आप माइनस निशान किसी भी ब्रैकेट के साथ किसी भी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो अगर वो क्वांटिटी प्लस में थी तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर वो माइनस में थी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। तो ये माइनस में m2 v2 प्राइम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या है, प्लस में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, m2 v2 प्राइम माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस m2 v2 प्राइम। तो ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा मतलब माइनस m2 v2। तो ये वाला m2 v2 क्या बन जाएगा, प्लस में, प्लस m2 v2, सही है, m2 v2। ये क्या है, कोलिजन के बाद की लास्ट, यहाँ पर प्राइम लिख लेना, सही है। माइनस मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, जो प्लस में था ये पहला वाला प्लस में था, ये माइनस में हो गया। इसी तरह जो दूसरा वाला इनिशियल मोमेंटम बाल 2 का वो क्या हो गया, प्लस में हो गया। माइनस इसके साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, m2 v2। तो अब मैंने अब सिर्फ इस इक्वेशन को क्या कर देना है, अरेंज कर देना है। मैंने इस इक्वेशन को क्या कर देना है, सिर्फ अरेंज कर देना है। तो सिंपली मेरे साथ क्वांटिटी क्या हो जाएगी, एक इक्वेशन ऑब्टेन होगा। फिर उस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। जो माइनस वाले है ना उसको एक साइड करे ताकि प्लस में हो जाए, और जो प्लस वाले है उसको एक साइड पे रहने दे, सही है। माइनस वाले को एक साइड पे करे ताकि अगर इस साइड पे माइनस है उसको इस साइड पे ले जाए, अगर इस साइड पे माइनस है तो उसको इस साइड पे ले जाए ताकि माइनस वाले क्या हो जाए, प्लस में हो जाए। तो सिंपली मैं इस इक्वेशन में इसको क्या नाम दिया, इक्वेशन 1। तो इस इक्वेशन 1 को मैं क्या कर लेता हूँ, अरेंज कर लेता हूँ। सिंपली यहाँ पर m1 v1 प्राइम, ये तो प्लस में m1 v1 प्राइम मैंने उसको इसी तरह लिख लिया, सही है। फिर इस इक्वेशन को मैंने क्या कर लिया, माइनस m2 v2 प्राइम। तो ये माइनस m2 v2 जब इस साइड पे आ जाएगा ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये यहाँ पर m1 v1 उसी तरह मैंने m1 v1 लिख लिया। अब ये क्वांटिटी ना, ये क्वांटिटी माइनस m2 v2 प्राइम, तो ये इस साइड पे आ जाएगा। दूसरी साइड पे जब आ जाएगा ना, आप इस क्वांटिटी को इस साइड पे लाओगे ना तो प्लस m2 v2 प्राइम। इसी तरह ये क्वांटिटी ना इस साइड पे चलेगी, माइनस m1 v1 ये इस साइड पे आ जाएगी। किस साइड पे आ जाएगी, इस साइड पे आ जाएगी। किस में हो जाएगी, प्लस में। तो सिंपल m2 v2 मैंने इसी तरह ये m1 v1 इसी तरह m1 v1 इसी तरह m2 v2। तो सिंपली इस इक्वेशन को मैंने क्या कर लिया, अरेंज। m1 तो m2 यहाँ पर m2 इसी तरह माइनस m2 v2 ये इस साइड पे आएगा, सी। तो इसी तरह ये माइनस m1 v1 ये क्या आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा। तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में। इसी तरह m1 v1 प्लस m2 v2। तो अब एक इक्वेशन हमारे साथ क्या हो गया, ऑब्टेन हो गया, एक इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को आप किस तरह रीड करते हो ना, यहाँ पर देखो ना, m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ये जो इस साइड पे लिखा है वो क्या है, कोलिजन का क्या है, कोलिजन के बाद, और इस साइड पे जो लिखा है वो कोलिजन से पहले। तो सिंपली आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, यहाँ पर कोलिजन से पहले वाले लिखो, यहाँ पर बाद में कोलिजन से क्या करो, कोलिजन वाली बात। मतलब इक्वेशन को अरेंज किसी तरह भी आप कर सकते हो, उससे क्या है, कंफ्यूज आपने नहीं होना। तो ये इक्वेशन को आप अभी किस तरह रीड करोगे, ये इक्वेशन हमें क्या रिजल्ट दे रहा है, ये इक्वेशन हमें ये रिजल्ट दे रहा है कि कोलिजन से पहले दोनों बाल का जितना मोमेंटम था वही कोलिजन के बाद भी वही मोमेंटम आ रहा है। देखो m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 का मतलब क्या है कि बाल 1 का कोलिजन मोमेंटम से पहले प्लस m2 v2, क्या रिजल्ट हमें इधर है कि m2 का मतलब m2 का बाल 2 का मोमेंटम कोलिजन से पहले इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम मतलब बाल 1 का कोलिजन, बाल 1 का
सॉरी कोलिजन नहीं, बाल 1 का मोमेंटम कोलिजन के बाद। इसी तरह V2 क्या है, प्लस M2 V2 प्राइम, मतलब बाल 2 का कोलिजन, बाल 2 का मोमेंटम कोलिजन के बाद। कोलिजन के बाद का मोमेंटम जितना आ रहा है उतना ही कोलिजन से पहले आ रहा है। तो समझ आ गया ये इक्वेशन क्या, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है कि कोलिजन से पहले बाल, मतलब दोनों बाल, दोनों बॉडी, दोनों मासेस की कोलिजन से पहले जितनी मोमेंटम होगी वही कोलिजन के बाद भी वही मोमेंटम आएगा। इसी तरह मैंने आपको बता दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी क्या हमें क्या रिजल्ट दे रहे कि जितना मास होगा वो, मतलब जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना मास क्या होगा, प्रोडक्ट का होगा, जिस तरह आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब भी है जितना इनिशियल एनर्जी होगी किसी भी सिस्टम की, उतनी ही क्या होगी, फाइनल एनर्जी होगी। जब आपके साथ क्या लिखा हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो वो भी हमें यही रिजल्ट दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का हमने प्रूव कर लिया कि वाकई जितना मोमेंटम दोनों बालों का, दोनों मासेस का या दोनों बाल्स का जितना मोमेंटम क्या था कोलिजन से पहले था, उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बाद भी आ गया। तो इस रिजल्ट हमें क्या रिजल्ट ऑब्टेन करें, ये हमें क्या रिजल्ट दे रहा है कि M1V1 प्लस M2V2, मतलब कोलिजन से पहले दोनों बॉडी, मतलब दोनों मासेस का जितना मोमेंटम है वो क्या है, इज इक्वल टू कोलिजन के बाद M1V1 प्राइम प्लस M2V2 प्राइम, मतलब कोलिजन के बाद भी उतना ही मोमेंटम आ गया। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हमने डिफाइन भी कर लिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है, मतलब टकराव से पहले या कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बाद भी आ रहा है। तो इसको हम कहते भी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर क्यों दे रहे, क्योंकि दोनों बॉडी स्ट्रेट मूव कर रही, दोनों बॉडी क्या कर रही है, स्ट्रेट मूव कर रही थी, तो इसलिए हमने क्या नाम दे दिया, लीनियर। लीनियर का मतलब भी क्या है, स्ट्रेट। तो अब इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टेटमेंट की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, सिंपली कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब कि टोटल मोमेंटम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, मतलब टोटल मोमेंटम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जितना पहले होगा उतना ही बाद में होगा। अगर पहले किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम था वो क्या है, 50 न्यूटन सेकंड, तो कोलिजन के बाद भी कितना हो, मतलब कोलिजन से अगर पहले क्या था 50 न्यूटन सेकंड, तो कोलिजन के बाद भी कितना आ रहा होगा 50 न्यूटन सेकंड। तो ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ये इक्वेशन आ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का ये इक्वेशन आ गया। और उसको हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में भी पढ़ लिया, यहाँ पर लिख लिया और उसको प्रूव भी कर लिया थ्योरेटिकली, मतलब जो क्या क्या प्रूव भी कर लिया और उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख लिया। यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, याद रखना कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। अब ये क्या मैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि क्या टोटल मोमेंटम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टोटल मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P, और इसके ऊपर मैंने क्या लगाया, बार, एरो लगाया। एरो का मतलब क्या है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड भी है, इसमें यूनिट भी है और साथ में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। तो टोटल मोमेंटम ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होता है वो क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि बिल्कुल वो क्या होता है, सेम होता है। जितना कोलिजन से पहले होगा उतना ही कोलिजन के बाद होगा। तो ये क्या है, लीनियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का स्टेटमेंट भी ये कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, पहले मैंने आपको लेक्चर का स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ऑब्जर्व करना है तो आपने एक ऐसा सिस्टम लेना है कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और उस सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे उसको हम क्या नाम देते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम यहाँ पर जब किसी भी इफ एक्सटर्नल EXT का मतलब क्या है, एक्सटर्नल, और F का मतलब क्या है, फोर्स। जब भी कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिस पर कोई भी फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जब कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो उसका मतलब क्या होगा, उस पर एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, इससे मैंने एक रिजल्ट निकाला है ना, आपके लिए एक रिजल्ट निकाला है कि इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अगर कोई भी सिस्टम, वो सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम क्या है जिस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया, अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो, देन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम भी क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, यहाँ पर मैंने आपको
पहले ही बता दें कि फोर्स किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर फोर्स जीरो था तो ये साइड भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि फोर्स किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर फोर्स जीरो था ना तो ये साइड भी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। अगर किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो वहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा। याद रखना, आपसे एमसीक्यूज की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। आया आइसोलेटेड सिस्टम में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि फोर्स किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, जब ये फोर्स जीरो होगा, फोर्स किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या सिंपली आप इसको किस तरह कहते हो, किस तरह कह सकते हो कि चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम पर जीरो होगा। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता तो चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम भी क्या होगा, जीरो होगा। या सिंपली आप इसको इस तरह भी कह सकते हो कि मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब उस सिस्टम में मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अभी मैंने आपको बता दिया कि आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम क्या रहता है, टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। अब मैंने आपको बता दिया कि मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। जब भी आपने वेक्टर क्वांटिटी को कांस्टेंट मान लेना है तो तब आपने वेक्टर क्वांटिटी को कांस्टेंट मान लेना है जब उसका दोनों, एक उसका डायरेक्शन और साथ में मैग्नीट्यूड, जब ये दोनों कांस्टेंट हो जाए तब वो वेक्टर क्वांटिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। जिस तरह मैंने वेलोसिटी स्पीड टाइम का लेक्चर में आपको बता दिया कि वेलोसिटी, अगर कोई भी बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है ना, सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो आप कहोगे वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट नहीं, क्योंकि अगर लेट्स सपोज ये सर्कल में कोई भी बॉडी मूव कर रहा है, उसकी हर मतलब वो सर्कल में बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर आप हर पॉइंट पर देखोगे ना, हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज। इस पॉइंट पर डायरेक्शन इस तरह होगा, 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 हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी अगर कांस्टेंट होगी तो उसमें डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहा, जिस तरह मैंने कहा कि स्पीड कांस्टेंट है, तो फिर वो जो वेक्टर क्वांटिटी है वो वेक्टर क्या होगी, मतलब कांस्टेंट नहीं रहेगी। इसी तरह मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज की फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा या डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा। तो याद रखना, मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। जब भी वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट होगी ना, तो उसका मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसका मिकदार भी कांस्टेंट है और साथ में उसका डायरेक्शन भी क्या है, कांस्टेंट है। तो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम आर कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब क्या है, कांस्टेंट। कंजर्व्ड का मतलब क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट, कंजर्व का मतलब क्या है, कांस्टेंट, सही है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को मैंने हम लोग ने कंप्लीटली डिटेल से क्या कर लिया, पढ़ लिया। कंप्लीटली डिटेल से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्या कर लिया, डिटेल से पढ़ लिया। मतलब मैं आपको एक सेकंड में मतलब 1 मिनट में आपको क्या कर लेता हूँ, रिवाइज कर लेता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या है, मतलब क्या है कि जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले होगा किसी भी बॉडी, मतलब जितनी भी बॉडीज होगी, मतलब टकराव से पहले, कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम होगा और कोलिजन के बाद भी उतना ही मोमेंटम होगा। जब वो आपस में कोलाइड करेंगे तो कोलिजन